किसी भी इदारे की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और मैक्सिमम आउटपुट के लिए लाजमी है कि उस इदारे को ओन करने वाले कुछ लोग मौजूद हों। आइए मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ, एक ऐसे इदारे मिल चलता हूँ जहाँ लोगों ने इसको ओन किया है, इसके मसाइल को समझा है और उसको हल करने की कोशिश की है। आइए सब चलते हैं, देखिए मैं कौन सी जगह आपको लेके जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद में। सन 1964 ईस्वी में गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल का संग बुनियाद रखा गया था। ये मेरे कुछ तो आप देख सकते हैं 1964 ईस्वी लिखा हुआ है। और यहाँ पर दिल्ली स्कूल, अगर आप यहाँ एंट्रेंस देखो तो यहाँ से ये स्कूल दाखिली दरवाज़ा है यहाँ पे। और किसी ज़माने में यहाँ पर ये फेडरल बी एरिया का एक बहुत मकबूल स्कूल हुआ करता था, जहाँ से बहुत अच्छे नंबर से लड़के पास हुआ करते थे और पोजीशन भी आया करती थी यहाँ से। अगर इस स्कूल में कभी आपके आने का इत्तेफाक हो तो यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल, स्टाफ की मसरूफियत और तलबा का पढ़ने में इन्हमाक देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ये गवर्नमेंट स्कूल है। और ये जानकर आप मज़ीद शशदर रह जाएंगे कि इसी स्कूल के तालिब इल्म ने इस साल मैट्रिक के बोर्ड के इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल की है। मैट्रिक कराची बोर्ड से पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की खातिर दिल्ली स्कूल के साबिक तलबा की एक एसोसिएशन ने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। यह खूबसूरत प्रोग्राम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में वक़ू पजीर हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाकर तलबा में नक़द इनामात तक़सीम करते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद के हाफिज़ अब्दुल राफ़े तारिक पहली पोजीशन, अल खलील मॉडल स्कूल मलीर हॉल्ट की रुमैसा इमरान सेकंड पोजीशन, जबकि लिटिल फॉक्स स्कूल नॉर्थ नाज़िबाद की रुखसार थर्ड पोजीशन। रुखसार को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं के लिए जिसने ये साबित किया कि कोई काम नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले इस बच्ची को बुके पेश किया जा रहा है, एक खूबसूरत शील्ड। क्या ऐसा बेसिक फार्मूला आपके नज़दीक मौजूद है कि आप समझती हैं कामयाबी का वो राज है? इल्म, ईमान, जोहद मुसलसल। इल्म हासिल करें, ईमान रखें खुद पर और अल्लाह ताला पर, तो वो आपको आपकी मेहनत का सिला देगा। और उसके बाद अपनी मेहनत जारी और सारी रखें, कंसिस्टेंट रहें। इस साल मैट्रिक बोर्ड में पहली पोजीशन लेने वाले एक तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ अब्दुल राफ़े। आपकी पहली पोजीशन आई है, आपको यकीन था इस बात का? नहीं, मैं अपने अल्लाह से उम्मीद तो लगाई थी, मैंने अपने अल्लाह से दुआएं तो की थी कि अल्लाह मुझे पोजीशन से नवाज दे। मेरे अल्लाह ने मुझे बढ़ चढ़ के नवाज दे, तो मैं इसका जितना शुक्र अदा करूँगा। आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ मुस्तकबिल में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना पसंद करते हैं आप? क्योंकि आगे का दौर ही सिर्फ कंप्यूटर साइंस का है। तो आप इसका मतलब पैसे कमाना चाहते हैं, दौलत कमाना चाहते हैं, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए आपको? नहीं, देखिए मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो इल्म से बढ़ के दौलत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इल्म शऊर देता है, फिर वो दौलत जो है उससे आपकी ज़िंदगी गुजर बसर करने की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करा रहा हूँ वो हैं मसूर हुसैन वासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निज़ामी मीडिया नेटवर्क। कहते हैं ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो शख्स आया उसके अमाल का एक खाता खोल दिया जाता है जो उसकी मौत तक जारी रहता है। मौत के बाद ये खाता बंद कर दिया जाता है और इंसान को एक ऐसे सिलसिले से गुजरना पड़ता है जिसमें वो अपने अमाल के नताइज हासिल करता है। जन्नत और दोज़ख में उसको भेजा जाता है। मौत के बाद अमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर कुछ ऐसे अमाल हैं जिसकी का इंदराज उसके अमाल नामे में मौत के बाद भी जारी रहता है। उसमें से एक अहम जो अमल है वो इंसान का ये है कि वो इल्म की रोशनी को फैलाता रहे। जिस शख्स ने इल्म लोगों तक पहुंचाया और इस इल्म ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उसकी जज़ा उसको मरने के बाद मिलती रहेगी। मेरी तमीद जो मैंने आपके सामने पेश की, इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को इस तरह जारी करूंगा कि कराची में एक इल्मी दरसगाह जिसने 70 की दहाई से लेकर तकरीबन 90 की दहाई तक कारहाय नुमाया अंजाम दिए। मेरी
मुराद गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल से है, जिसके तलबा ने हर साल तकरीबन पहली दूसरी पोजीशन हासिल की। और न सिर्फ ये बल्कि उसकी मजमूई तादाद भी जो थी वो अच्छे नंबरों से बच्चों के पास करने वालों की थी। वक्त के थप्पड़ों ने और कुछ नाआकबत अंदेशों के अमाल के नतीजे में ये स्कूल ज़बू हाली का शिकार होता चला गया, और वो टेबल, वो कुर्सियाँ जिस पर वो तलबा पढ़ा करते थे बैठकर, वो खिड़कियाँ, वो अलमारियाँ आज टूट फूट का शिकार हो चुकी थी और कचरे का ढेर बन चुका था ये स्कूल। जब पुराने तलबा इस स्कूल में आते तो बहुत गमज़दा होते कि ये वही स्कूल था जो पोजीशन लिया करता था, जहाँ के बच्चे पढ़कर पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं तलबा में एक तो तालिब इल्म जो वहाँ गया, उसने बेड़ा उठाया इस बात का कि हम अपने स्कूल को उसी पोजीशन पर लेकर आएंगे जिस पर ये पहले था, और उसने अपने कुछ साथियों को अपने साथ शामिल किया और उन्होंने इस स्कूल को वहाँ पर पहुँचा दिया जहाँ वो पहले था। आज से तकरीबन 28 साल पहले जो आखिरी पोजीशन इस स्कूल से आई थी, उसके बाद आज फिर 2024 के अंदर एक बच्चे ने, दिल्ली स्कूल के बच्चे ने पूरे कराची से बोर्ड के इम्तहान में पहली पोजीशन हासिल की। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसने इसका बेड़ा संभाला, और वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर अपना तारुफ कराइए, आप क्या अवामिल थे और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने इतना मुश्किल काम शुरू किया? मुझे कुछ इस सिलसिले में बताइए आप। देखिए, मैंने आज से 2019 में मैंने एक आखिरी विजिट किया था जो अपने बच्चों के साथ किया था जी, और मैंने अपने बेटे को कहा यार इधर से गुजर रहे हैं, आज स्कूल तो मैं दिखाता हूँ जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, जी, जहाँ से क्लास 1 से मैंने एजुकेशन हासिल की। तो जब मैं गया स्कूल देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझे अफसोस हुआ कि मैं अपने बेटे को क्यों लेकर आया। वो स्कूल एकदम कचरा कुंडी का मतलब पेश कर रहा था। ग्राउंड के अंदर इतना कचरा, जिस ग्राउंड में हम खेला करते थे, बास्केटबॉल कोर्ट था, उसमें क्रिकेट की पिच थी, हम उसमें फुटबॉल भी खेला करते थे, इतना साफ सुथरा ग्राउंड, कचरा कुंडी बना हुआ, दरवाजे टूटे हुए, जो कॉरिडोर के अंदर जो हमारी जो वार्डरोब्स थी वो सारी टूटी हुई, फैन नहीं थे, पान की पी के क्लास के अंदर ये मतलब शीशे भी नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने बेटे को क्यों लाया दिखाने के लिए। और मैं जब वहाँ से निकला हूँ नदीम साहब, तो मैं एक सदमे में था और मेरा दिमाग काम कर रहा था कि ये वही स्कूल है जिससे हमने पढ़ा और ये वही ग्राउंड है जिसमें हमने खेला। घर आया, घर आकर के अल्लाह परदिगार ने मेरे जहन में डाली बात कि इस स्कूल के लिए कुछ करना है। मैंने उसी दिन कुछ जो दोस्त थे मेरे बैच के 1980 में मैंने पास आउट किया था, तो उनको मैंने कॉल की, उनको बुला करके मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि देखिए मसूद साहब, ये काम तो कर लें आप, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा यार मुश्किल तो जब है जब हम करेंगे नहीं, लेकिन जब करने खड़े होंगे तो ये बता दूं मैं मुश्किल कोई भी नहीं। और मैंने ज़िंदगी में बड़े टास्क अपने लिए, और मैं मुश्किल काम को ही समझता हूँ कि काम वो है। जी बिल्कुल। आसान काम तो हर आदमी कर लेता है, मुश्किल काम और जिसमें अल्लाह की मदद और नेक काम करने जा रहे हैं, अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो वो तो फिर कोई काम ही नहीं है। मैंने उस दिन वो बेड़ा उठाया 2019, और ये मेरे ख्याल में था फरवरी मार्च का मेरा ख्याल महीना था। तो हमने एक चीज़ सबसे पहले सोचा कि इसको रेनोवेट करने से पहले एक हम ये अलमनाई को कॉल करें, दिल्ली स्कूल के पास आउट जितने भी हैं इन सबको हम जमा करें, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उसके बाद ये काम हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन में जितने भी लोग थे हमने फेसबुक पे ये डाला, व्हाट्सएप ग्रुप जितने थे उस पर डाला। तो हमने 23 मार्च को, अच्छा ये बात बता दूं आपको, जब ये हम काम करने के लिए स्टार्ट किया हमने 2019 में, तो ये कोविड जो था वो स्टार्ट हुआ था, वो उस वक्त स्टार्ट हुआ था। तो लोग बहुत वरी थे यार कि कोविड भी है, तो लोगों को लेकर के आना ग्राउंड में, लोग आएंगे नहीं, और मतलब मुश्किल बड़े मसाइल। मैंने कहा यार करो अभी आप, ठीक। तो ये जो हमने जो सारा सिस्टम, सारी चीज़ें लाइन अप और पाइपलाइन में लेकर के आए, तो ये समझे मार्च का महीना हमारा 23 मार्च ये आ गया। तो उसमें हमने जो मैसेजेस डाले कि हम एक असेंबली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हम क्लास से निकल के ग्राउंड में आते थे,
اور گراؤنڈ میں جناب پی ٹی ہوتی تھی, تلاوت ہوتی تھی, نعت ہوتی تھی, حمد ہوتی تھی, اس کے بعد اسپیچ ہوتی تھی ایک پرنسپل کی, اور پھر واپس کیو بنا کے ہم کلاسز میں جاتے. پوری میموری ریکال ہو جائے گی آپ کو, بڑا ایک جذباتی منظر ہوتا ہے. ظاہر بات ہے, بالکل. آپ تو اس میں بھی بتاتا ہوں کہ کیا جذباتی منظر کی آپ نے بات کی. تو بہرحال جناب میں نے جب کال کی تو بہت سارے میسیجز میرے پاس آ گئے. میں آپ کو بار بار یہ بات ریپیٹ کراتا رہا ہوں کہ کووڈ کا اسٹارٹ تھا. بالکل. ایک تو ویسے باوجود پینک تھا اور لوگوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ تھی. لوگ چاہتے تھے یار کہ ملیں پرانے لوگوں سے, ملیں اسی طرح کلاس میں اپنے اسکول میں جاتے ہیں. بہرحال جناب اکٹھے ہو کر کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں, میں جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ لوگ آ گئے. اور اس میں ہم نے یہ چیز رکھی تھی کہ پینٹ آپ کوئی بھی پہن لیں یا کچھ بھی اویئر کریں, شرٹ آپ کی وائٹ ہونی چاہیے. جی جی جی. اچھا, اس کے لیے ہمارے جو اسکول میں تھا, جو جس زمانے میں میٹرک کیا تو جنا کیپ پہنا کرتے تھے. جی بالکل بالکل بالکل. ہم نے جنا کیپ جو ہے پرچیز کر کے اسٹوڈنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کی. وہ جنا کیپ پہن کر کے گراؤنڈ میں کرتے. اچھا, سب اسٹوڈنٹ آئے, ان کو ہم نے کلاسز میں بھیجا. اسی طریقے سے ایک بیل ہوئی. بیل بجانے والے جو تھے ہمارے ضیاء الرحمان تھے, مجھے نام یاد ہے, 1980 بیچ میں بیل بجائی. تو بیل ہوئی تو تمام لوگ کیو سے اپنی کلاسز سے نکل کیو میں آ رہے ہیں. وہ اتنا زبردست ایک سین تھا, میں آپ کو کیا بتاؤں. کلاسز سے آ رہے ہیں سب, اور ساری باتیں سارے اوور ایج 50 پلس, 55 پلس سارے, اور کچھ جو تھے اس میں 60 پلس بھی تھے ہمارے ساتھ. یہ تو میں 2019 کی بات کر رہا ہوں, اب تو ظاہر بات ہے اور ایج ہو گئی. تو کلاسز سے نکل کے وہ آئے, گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے. تو پھر جناب اسی طریقے سے تلاوت ہوئی, نعت پڑھی گئی, حمد ہوئی. اس کے بعد پی ٹی ہوئی. پی ٹی ہونے کے بعد وہ پرنسپل جو تھے انہوں نے ایک اسپیچ کی ہلکی سی. ہم نے پرانے ٹیچر تھے ہمارے زمانے کے جو ٹیچر ہیں, میرے اباؤٹ کوئی 8 ٹیچر ہیں جو حیات ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کو زندگی صحت دے. اس میں سے ایک ہمارے دبستان کے جو ایوننگ شفٹ تھی, جو ہم نے اپنا 6, 7, 8 جہاں پڑھی, اس کے پرنسپل آج بھی حیات ہیں, سردار احمد صدیقی صاحب. جی. تو ان کو بھی ہم نے جو بھی گزشتہ دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا ڈینٹل کالج میں, اس میں ان کو جو ہے لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا میں شیلڈ بھی دی. میں سیکوینس میں آ جاؤں, ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں گے. تو وہ بڑا اچھا لگا. اچھا, وہ جو آپ نے خوشی کی بات کی نا, تو وہ عید کا دن لگ رہا تھا ندیم صاحب. جی بالکل. وہ عید کا دن لگ رہا تھا, سب لوگ گلے مل رہے تھے, ایک دوسرے کو ریکال کر رہے, یار تو کیسا ہو گیا, ہولیا چینج ہو گیا, 40-42 سال بعد آپ مل رہے ہیں. تو زیادہ تر لوگ نانا نانی دادا دادی والے سب ہو گئے. تو وہ پہچان میں نہیں آ رہے, بیئرڈ اور وائٹ بیئرڈ, اتنی بڑی بڑی جناب داڑیاں سب کی ماشاء اللہ, سب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے خوش ہو رہے ہیں. وہ میں جب دیکھ رہا تھا تو اتنی خوشی کا آپ اندازہ بتا نہیں سکتا. بہرحال جناب سب ملے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے ٹیلیفون نمبر ایکسچینج ہو رہے ہیں, یہ وہ سب, تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال اسی گراؤنڈ میں نے کھڑے ہو کر کے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ یہ جو اسکول آپ نے دیکھا, اسکول ہمارا ایسا نہیں تھا. جب ہم نے پڑھا ہے اس میں تو یہ گورنمنٹ تو ہو چکا تھا, لیکن یہ حالت اسکول کی ہماری نہیں تھی. تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بازو بنیں اور میری حوصلہ افزائی کریں. میں اس کو رینوویٹ کرنے جا رہا ہوں, اس کو. تو آپ لوگ نے میرے ساتھ جو بھی میں کاوش کر رہا ہوں, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو کہنے بس ٹھیک ہے, ہم کریں. آپ تو جو اناؤنسمنٹ کی تو اس وقت کچھ لوگوں نے کچھ کیش اناؤنس کیا کہ میری طرف سے اتنے, میری طرف سے اتنے, میری طرف سے اتنے. جناب اور میرے پیارے بچوں, میرے لیے آپ بالکل ویسے ہی بچے ہیں جیسے کہ اس وقت کھڑے تھے جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ یہاں کھڑے ہوتے تھے. یقین جانو اس خوشی کا اظہار میں نہیں کر سکتی اس وقت جو میں دل میں محسوس کر رہی ہوں. اور سب کے لیے بس آج کے دن دعائیں ہیں میرے دل سے نکلیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو جو موجود ہیں, جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جو موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں یہاں. مجھے واقعی آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک خاندان کے تمام افراد کس محبت سے یہاں پر اکٹھے ہیں. اور سب سے زیادہ دعائیں جنہوں نے یہ ہمیں کام بتائیں دیا, اور کیا ہم دیں آپ کو. نو کیش ہم بیسک کسی سے لیں گے. یہ 28 دروازے لگنے یہاں پہ, 28 دروازے اگر آپ لگا سکتے ہیں 28 کے 28 لگا دیجیے. آپ 8 لگا سکتے ہیں, آپ 8 لگائیے. اس میں ایک صاحب تھے ہمارے 77 بیچ کے تھے, انہوں نے یہ مجھے کہا کہ مسعود بھائی یہ دروازے جو ہیں یہ میری ذمہ داری, دروازے سارے میں لگوا دوں گا. اپنے بیچ سے میں بات کی ہے, اور جو بھی کاسٹ آئے گی وہ ہم پیمنٹ کریں گے. میں نے پیمنٹ ہم نہیں لیں گے,
दरवाजे फला जगह बन रहे हैं, ये क्वालिटी है, ये स्टैंडर्ड है उसका और ये प्राइस है, इससे कम में अगर आप ये क्वालिटी कहीं बनवा सकते हैं तो आप बनवाइए। उन्होंने कहा नहीं मसरूफ भाई जहाँ आप ये कह रहे हैं बस वो जा करके उन्होंने पेमेंट की है, दरवाजे लिए। अच्छा तो 87 जो है वार्डरोब से, जिसमें आपको याद होगा कि हम उसमें किताबें वगैरह अपनी रखते थे, टीचर्स भी अपनी सारी चीज़ें रखते थे उसके अंदर। तो वो मैंने आदमी की ड्यूटी लगाई कि एक आदमी खड़ा होकर काम कराए कि स्क्रू ये टाइट करे, ठोके नहीं, ये जान ना छुड़ाए। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मेरे लिए मेहनत तलब थी, बड़ा माइन्यूटली मैंने एक एक चीज़ को देख करके ये सारा काम कराया। अच्छा जब काम कराता ना लोग आते रहे मेरे पास और हर आदमी ने मुझसे का काम बताया। अच्छा अल्लाह ताला चुन लेता है लोगों को कि इससे क्या काम लेना है। वो काम मैंने स्टार्ट करके स्कूल को बना दिया। जब पूरा रेनोवेट हो गया तो उसके इनाग्रेशन के लिए जनाब मैडम शैला रज़ा सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल जो एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन, ये लोग जो है फिर आए थे इनाग्रेशन में और बहुत खुश हुए और इंस्पायर हुए थे कि सरकारी स्कूल भी इस तरह से हैं। और इसमें बताऊँ मैं आपको, हर क्लास के अंदर हमने एक सीसी कैमरा भी लगाया। अच्छा प्रिंसिपल के कमरे से वो पूरे क्लासेस को मॉनिटर कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में कहीं भी आपको कैमरे नहीं मिले। और नीट एंड क्लीन सफाई वगैरह के हिसाब से जो हमने रखा तो वो हमने टीचर्स को कहा कि ये आप सफाई आप रखें। मेयार को कायम रखते हुए असातिज़ा ने मेहनत की तो आपको पता है 28 साल बाद हमारे स्कूल की पोजीशन आई। जी ये बहुत बड़ा काम। नाज़रीन किराम, जो मंजर कशी की गई आपके सामने और मैं उसका चश्मे-दीद गवाह हूँ और वाक़यतन मैंने जो मनाज़र देखे उस वक्त, लोगों के अंदर जो जज्बात देखे मैंने, वो बहुत दीदीनी था। मुझे बहुत खुशी हुई थी और आज मैं इसीलिए इनके पास मौजूद हूँ कि मैंने कहीं सुनी सुनाई बात आप लेकर इनके पास नहीं आया, मैंने सब कुछ देखा है। मैं इनसे इस बात को तो हम जारी रखेंगे जो गुफ्तगू हमारी है। मैं आपको बीच में थोड़ा सा कुछ गुफ्तगू को दूसरी जानिब ले आता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो एक सरकारी इदारे से वाबस्ता हैं और आपकी मसरूफियात में देखता हूँ कि आप दिन और रात आपके जो है मसरूफ गुजरते हैं, तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को? क्या आप किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या है, या आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है? तो कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है, मुझे थोड़ा बताइए आप। अच्छा इसमें जो एक आपने वर्ड स्टार्ट किया कंप्रोमाइज़, वो तो सही है, गड़बड़ कहीं भी नहीं है। अच्छा तो एक चीज़ मैं बच्चों को समझाता हूँ हमेशा, टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकाला जाता है। जी ऐसा ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस काम की प्रायोरिटी है और किसको पहले नंबर पे काम को करना है। मेरी जो फील्ड है और जिस डिपार्टमेंट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं राउंड द क्लॉक ऑन द कॉल हूँ। ये 24 घंटे मुझे किसी वक्त भी कॉल 2 से 3 घंटे दिए जाते हैं, कॉल किया जाता है आप पहुँचे। मेरे असाइनमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट में मैं करता रहा हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अल्लाह ताला ने क़ुव्वत दी, सलाहियत दी, अल्लाह ताला ने हौसला दिया है जिसकी वजह से मैं सारे काम कर रहा हूँ, डे एंड नाइट पे काम कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताऊँ कि आपको कि दिल्ली स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, दिल्ली स्कूल ओल्ड बडीज़ के नाम से। उसमें नियर अबाउट 150 जो लोग हैं। उसके साथ ही मैंने पार्शली जो है एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा है मैंने कॉफ़ी विद बडीज़। वो भी स्कूल के ही लोग हैं। लोग आपने इसका इंटैक्ट रखा है, लोगों की दिलचस्पी का सामान पैदा किया है। असल बात ये होती है कि आपकी दिलचस्पी है तो फ्रूटफुल नतीजे निकलते हैं। तो वो जो मैंने कॉफ़ी ग्रुप रखा था, डेली की हमारी सिटिंग जो होती है वो कॉफ़ी ग्रुप की होती है। अच्छा उसमें भी बैठ करके बामकसद बात होती है, बेमकसद बात नहीं, लेकिन बैठे हैं गैदरिंग के लिए, हंसी मजाक भी करें। स्कूल बनाने के बाद मैंने अल्लाह परवरदिगार से दुआ करता था, मेरी ये ख्वाहिश है अगर परवरदिगार अभी पूरी करे कि मेरा ये स्कूल टॉप 10 में आ जाए। और जब मैंने पता चला कि मेरे स्कूल के बच्चे ने टॉप पोजीशन ली है तो आप सोचिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। 1996 ईस्वी में आखिरी पोजीशन आई थी इस स्कूल से। 28 साल गुजरने के बाद उस वक्त पोजीशन आई है जब आपने इस स्कूल को नए सिरे से उठाया और इसको कुछ ही साल हुए हैं, एक दहाई भी नहीं गुजरी, कुछ साल गुजरे हैं और ये पोजीशन आ गई। ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए प्यारा अवार्ड है। मुझे ये बताइए कि आपके जो साथी हैं आपके बैच के, तो वो क्या आप, तो मैं देखता हूँ कि आप मुख्तलिफ किस्म की गैदरिंग घर पे भी अपने करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठते हैं, तो एक मेरे ख्याल में आपका पूरा फैमिली एटमॉस्फेयर आप क्या बन गया है। मुझे असल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है ना वो मेरी अपनी फैमिली को जाता है कि मेरे यहाँ महीने में 2 से 3 गैदरिंग ज़रूर होती हैं और उसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आज जो दिन है वो है 21 अक्टूबर, आज ही के दिन मेरी बर्थडे है।
अरे बहुत मुबारक, बहुत। अब तो केक खाना पड़ेगा फिर। नहीं, केक मैं आपको खिलाऊंगा, अभी आपको केक खिलाऊंगा, केक रखा है। अच्छा, ये तो देखिए, ये बड़ी दिलचस्पी की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का जो है वो मोड़ जो है कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और हमें, चलिए आज हम केक खाएंगे माशाल्लाह, तो बहुत मुबारक। ये कमाल आपका है कि आप क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं कि वो ट्विस्ट करके दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, तो उसको फिर बात एक नई आ जाती है। तो मुझे एक इंटरव्यू देते हुए भी और बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत इंटरव्यूज अपने दिए, लेकिन आपका जो अंदाज तकल्लुम आपका और जो स्टाइल इंटरव्यू का है, उससे मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ना, तो मुझे सपोर्ट भी आपसे मिल रही है। जी जी। तो हर साल 21 अक्टूबर को मेरे इसी रूफ टॉप पे बड़ा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है हर साल। लेकिन इस दफ़ा हमने इसलिए नहीं किया कि कल जो है हमारे बैच के मेंबर हैं, उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, तो वो फिर मैंने कहा कि हम इस डेट को फंक्शन फिर कर लेंगे। सालगिरह तो एक समझ लें जस्ट एक गैदरिंग है, बिल्कुल ऐसे सब जमा हो जाते हैं, बैठे हैं सब ये। और इस उम्र में भी आपको मैं बताऊं कि कभी मैं आपको इनवाइट करूंगा कि सब जो है 60+ भी हैं, बैठे हैं, माइक लेके गा भी रहे हैं। क्यों, मैंने एक कहा यार अपनी जिंदगी गुजारो भर, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे तरीके से गुजारो। बैठे ना, अच्छा हम लोग जो बैठे हैं ना, कि वो ऐसा लगता है वही हम 9th 10th के स्टूडेंट हैं जब हम लोग बैठते हैं। बहुत वरना देखिए ना, जो गाना गा रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, तो वो तो कह रहे मैंने अपनी बच्चे की शादी में कभी नहीं गाया, मैं बैठा नहीं। और ये जो मैं यहाँ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत मिल गया ना, आप उसी पास में अपने चले जाते हैं, अपने माजी में चले जाते हैं, अपने आप को बच्चा महसूस करते हैं। तो जाहिर है ये जो कुछ होता है बजस्ता होता है सारा कुछ, ये तो जाहिर है इंटेंशनली नहीं करता इंसान, ये खुद ब खुद हो जाता है। तो मसूद साहब, आप ने ये एक सिलसिला शुरू किया, उसके बाद आप कुछ फलाही काम भी मैं आपके देखता हूँ, कुछ फलाही काम आपने शुरू किए, ये कैसे आपके ख्याल आया जहन में? देखिए, जब कि मैंने स्कूल का काम कर लिया, तो मेरे जहन में ये आया कि इसी स्कूल के प्लेटफॉर्म से जी, दिल्ली स्कूल के नाम से मुनासिबत से दिल्ली स्कूल ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन अनाउंस की, उसकी रजिस्ट्रेशन कराई हमने। रजिस्ट्रेशन करा के प्रॉपर हमने काम शुरू किया। लास्ट ईयर मतलब जो 2022 में एक सैलाब आया था, जी बिल्कुल, उसमें हम तमाम लोगों ने बहुत मतलब राशन, तकरीबन सबने 21 से करीब ट्रक जो है हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया एंटीरियर में जाकर। ये मतलब ये घुटनों तक पानी था वहाँ पर। जी बिल्कुल, हम गए हैं, कीचड़ थी। मेरा तो इतना नहीं जितना मेरे साथ जो दूसरे दोस्त गए, जी जी, जो इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उनका जज्बा देखा कि वो जनाब कार्टन उठा करके, बोरे उठा कर उसी पानी में चल रहे हैं, उसी कीचड़ में चल रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक जज्बा था। और उसके बाद फिर सर्दियाँ आ गई, तो हम लोग यहाँ से बेशुमार ट्रक जो हैं लिहाफ गद्दे लेकर के इंटीरियर मुख्तलिफ शहरों के तक वो भी जाके डिस्ट्रीब्यूट। इवन ये कराची में भी हमने हॉस्पिटल में, ये जिन्ना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा अभी तक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है कि हम हर साल रमज़ान में राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर साल। अच्छा, और अच्छी मकदार में करते हैं, और रमज़ान में ही हम अफ्तार भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक पैटर्न है हमारा, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे काम कर रही है। आगे प्रोजेक्ट्स हमारे और हैं मेरे जहन में, अल्लाह ताला वो भी कराएगा कि हम एक क्लिनिक लेवल का बनाएं जो फलाही काम करे, जो कि फ्री में मतलब चैरिटी पे सारा काम करे। ये एक हमारे लिए एक रोल मॉडल है। हम वो सब कुछ करें जो ये करने की कोशिश करते हैं, भले हम ये ना करें, हम कुछ दूसरे अंदाज में करें, कुछ और करें, लेकिन कुछ करें। दुनिया मुख्तसर है, हमें दुनिया से चले जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि आइंदा आने वाली नस्लें हमें अच्छे नाम से याद करें और हमारे लिए दुआएं करें, और हमें इसका अज्र मिलता रहे। दोस्तों, मेरी ये गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं मसरूर हुसैन वासी साहब के साथ, ये कल ही मेरी इनसे बात हुई थी, और इन्होंने मुझे आज वक्त अपना इनायत किया है, तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कराची मेडिकल कॉलेज KMDC के अंदर। ये एप्रिसिएशन का प्रोग्राम था उन बच्चों के लिए जिन्होंने कराची से पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन ली, और उसमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी मौजूद थे, सरदार साहब, और मैं उसमें मौजूद था। मैंने वो प्रोग्राम देखा, मैं हैरान रह गया कि हॉल जो है वो पूरा भरा हुआ था। किसी किस्म की कोई बदमज़गी मुझे देखने में नहीं मिली। बेहतरीन प्रोग्राम था। पहली पोजीशन दिल्ली स्कूल थी जो 28 साल के बाद हासिल हुई, और ये जो है पूरे कराची के गवर्नमेंट स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि गवर्नमेंट स्कूल जहां आज बच्चे पढ़ने जाते नहीं, उस्ताद आते नहीं, उस जगह से, गवर्नमेंट के इदारे से एक बच्चे ने पहली पोजीशन ली है।
آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے کے اندر اور کس طریقے سے آپ ہائرنگ کرتے ہیں؟ کیا مجھے اس بارے میں تھوڑا بتائیے کہ میں تو بس اس حد تک ہی جانتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ اسکول تھا، اس کے بعد سے کیا ابھی نوعیت ہے اگر بتانا پسند فرمائیں؟ اس کی بلڈنگ کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بلڈنگ جو تھی یہ پہلے پرائیویٹ اسکول تھا، تو یہ جب نیشنلائز ہوا گورنمنٹ کے پاس چلا گیا تو اس کے بعد جو ہے ان کے ٹرسٹیز تھے دہلی اسکول کے، ٹھیک ٹھیک، انہوں نے کورٹ میں کیس کیا تھا اور کیس کرنے کے بعد وہ کیس جیت گئے۔ اچھا، آج سے تقریباً 9 سال پہلے یہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، ان کی فیور میں ہوا تھا جی۔ تو پھر کچھ لوگ آئے تھے وہ اسکول کو خالی کرا رہے تھے، لیکن پھر اساتذہ اور ٹیچرس اسٹوڈنٹس آ کر کے روڈ پہ بیٹھ گئے تھے، تو اس میں پھر انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی اسکول کو کنٹینیو رکھیں آپ۔ اچھا، تو یہ بلڈنگ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، لیکن اساتذہ اور بچے جتنے بھی ہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں، تو ان کی جو تنخواہیں جتنی آتی ہیں وہ سرکار سے آتی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے بس ان سے وہ ایگزامینیشن فیس جو لیتے ہیں بس وہ لیتے ہیں، اور ان کو اس کورس وغیرہ سارا گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک ایڈیشن آپ کو بتاؤں کہ ان کو یونیفارم اور شوز یہ دہلی اسکول اولڈ بوائز ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے ہم نے تمام بچوں میں یونیفارم اور شوز ابھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور بھی 100 یونیفارم شوز مزید ابھی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہم کمنگ منتھ میں جا رہے ہیں، نومبر میں یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا معیار وہ بلند رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے میں نے یہ KMDC میں یہ پروگرام رکھا تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ بچے آئیں ان کو ایک انوائرمنٹ ملے، بالکل ایسے اس انوائرمنٹ سے میں نے دیکھا بچے متاثر تھے کہ سینٹرل ایئر کنڈیشن سینما اسٹائل لگی ہوئی ہے، اور آپ نے جو ایک بات خود ہی کہی کہ بد نظمی کہیں بھی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ اچھا میری جو فیلڈ ہے وہ فیلڈ ہی اسی ٹائپ کی فیلڈ ہے، پروٹوکول سے ریلیٹڈ میری فیلڈ ہے، تو مجھے پتا ہے کس وقت کیا کام کیسے سیٹنگ ارینجمنٹ ساری چیزیں، تو یہ میرا ایک سپورٹنگ مطلب تھا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکوں۔ الحمدللہ میرے ساتھ پوری ٹیم ہے اور ٹیم بھی میری آرگنائز ہے۔ مسرور حسین واسی صاحب، ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ جلد ایک دوسری نشست بھی رکھیں گے اور نئے پروجیکٹس کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے عزائم کے ساتھ، اور آخری میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ پیغام دینا چاہیں اپنے سننے والوں کے لیے، تاکہ کوئی ان کے لیے بھی ایک ایسی راہ نکلے جس پہ وہ چل سکیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے کام کیا ہے نا یہ دنیا میں گیا ہے، خالی پاکستان میں نہیں جی، یہ فیس بک کے ذریعے دنیا میں ہمارے دہلیئنس ہیں ان تک گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دہلیئنس نہیں بھی، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں جو سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے نکلے ہیں وہ اپنے اسکولوں کی طرف جائیں، ان کو رینوویٹ کریں، جو آنے والی ہماری نسل ہے وہ آگے بلڈ ہو کر کے اچھی نکلے، جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ کام ہم کریں۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ یار یہ میرا کام ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا کام ہے وہ کر لے گا، نو، اگر یہ سوچ رہی تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے اس قوم کو نہیں۔ اور سب سے مین چیز ہے نا، ہمیں ایک نیشن ہونا ضروری ہے، ایک قوم ہونا ضروری ہے۔ وہ قوم جب بن جاتی ہے اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اور جب سوچ ڈیولپ ہو گئی تو سمجھے کہ ساری چیزیں آپ کی ایکوریٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں بات نہیں کرنا چاہوں، سیاسی اس پہ چلی جاتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی بن کے چلنا چاہیے، سوچ ہماری پاکستانی ہونی چاہیے۔ تو جتنے بھی جو لوگ ہیں جو پڑھ کے سرکاری اسکولوں سے نکل گئے ہیں اور سینئرس ہیں اور اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، تو وہ تمام لوگ ایک جگہ پلیٹ فارم پہ آئیں، اور اگر کوئی رائے چاہیے، کوئی مشورہ چاہیے، میری کہیں بھی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ ان اسکولوں کو رینوویٹ کریں ان بچوں کے لیے، اور جائیں ان کی شفقت کا ہاتھ رکھیں، تاکہ وہی یہ سرکاری اسکولوں میں غریب لوگوں کے بچے، متوسط طبقے کے لوگ بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے ان کا تو کچھ نہیں، ان کو لے کر کے آنا ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے سرکاری اسکول سے بچے نے ٹاپ کر لیا، تو ایبلٹی تھی نا تو اس نے کیا، جی بالکل، ہم نے اس کو انوائرمنٹ دیا تو اس نے کیا نا۔ جی بالکل، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی اسکول ہیں، پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں بھی اسکول ہیں، وہ پلٹ کے اپنے اسکول کی طرف جائیں، ان کو دیکھیں اور اس کی جو خدمت کر سکتے ہیں، جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اچھا انکلوڈنگ اسکول نے انکلوڈنگ اپنا ٹیچرز بھی۔ آپ یہ دیکھیے کون کون سے ٹیچرز ایسے ہیں جو آپ کے زمانے کے ہیں اور حیات ہیں اور کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں وہ اس پہ ابھی تک نہیں آیا تھا، میں اس پہ بھی یہاں پہ ورکنگ میری رہی ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی، تو آپ ان کو جا کر کے دیکھیے کہ کس حالات میں گزار رہے ہیں، کیا ہے، اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اگر ضرورت ہے تو آپ ان کی اولاد بن کر کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ استاد جو تھا ماں باپ کا درجہ رکھتا تھا، آپ اولاد ہیں، انہوں نے پڑھایا،
लिखाया। माँ बाप तो सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन जो काबिल बनाने में उस्ताद का हाथ है वो किसी का हाथ नहीं। तो हमारे सरदार साहब जब आए थे तो सब ने देखा कि मैंने उनके पैरों को छू करके उनको सलाम जी किया। बिल्कुल, एहतराम ज़रूरी है। तो ये जो एहतराम रहेगा ना, ज़िंदगी भर मैं कामयाबी के रास्ते पे चलता जाऊँगा। ये मेरा पैगाम है लोगों के लिए कि अपनी जो तालीमी दर्जगाहें हैं जितनी भी, पलट के उसको देखें और जाके उसके लिए काम करें। बहुत शुक्रिया मस्तूर साहब। और मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ आम नशिस्तों में भी, या जब मैं किसी सहाफ़ी, अदीब, शायर, किसी इंटेलेक्चुअल से मिलता हूँ, मुझे अब नज़र आता है कि लोग नाउमीद होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, तो उम्मीद की किरण बहुत कम नज़र आती है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो उम्मीद रखते हैं। तो आप में से भी जो लोग उम्मीद रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मंसूर हुसैन वासी साहब से रब्ता कीजिए। इन्होंने आपको अपनी मदद का कहा है, ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। नदीम निज़ामी।